Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. I hope and believe मेरी आवाज आप तक आ रही होगी और मैं आपको दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा हूं. If yes, तब फटाफट थम्स अप भेजिए सभी लोग जल्दी से. लव यू बेटा, लव यू. गुड आफ्टरनून. आ जाइए, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. और हम बाइनोमियल के अंतिम एंड की ओर मूव कर रहे हैं. ठीक है. आई होप एंड बिलीव इस सर्दी के मौसम में जितना आपको आनंद खाना खाने में और गर्म चीजें खाने में आता है, उतना ही आनंद आप पढ़ाई में भी ले रहे होंगे. आई होप दिस. और अगर ऐसा है तो अगली जो ठंड आएगी इसी वक्त आपके लिए ताज जो है, जो आपके सर पे रखा जाएगा, वो तैयार हो जाएगा. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. आई होप एंड बिलीव मेरी आवाज आ रही होगी. यस और नो थम्स अप भेजें. थम्स अप की स्पीड थोड़ी कम है. यस. इतने थम्स अप भेजो कि गुरुजी बोल दे कि आपके थम्स अप में दम है. जल्दी से. यस. गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत स्वागत है बेटा. चलिए आ जाइए. सर आज हम लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे. शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आप लगाते हैं उसका क्या क्या प्रयोग है. समझ गए? उसका क्या क्या प्रयोग है तो वो देखेंगे. ठीक है. और उसमें क्या क्या चीजें आती है सर. फाइंडिंग रिमाइंडर, फाइंडिंग लास्ट डिजिट. कोई नंबर लिख दिया बहुत बड़ा सा, जैसे 2 की पावर 500, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी. और इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी एक्सपेंशन. ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आ जाइए. बहुत बढ़िया. और सर आपने एक हमें ये एडवांस फॉर्मेट का सवाल दिया था. आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा. कितने लोगों ने ट्राई किया सही से बताइएगा. मैंने आपको बताया था ये कैसे सॉल्व होगा और इसमें आगे प्रोसीड करने का क्या तरीका रहेगा. आ जाइए प्लीज. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं. नमस्कार बेटा. गुड आफ्टरनून. आ जाओ. नहीं हुआ कोई बात नहीं. ट्राई किया था बहुत अच्छी बात है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हाउ हार्ड यू ट्राई. हर जगह. और अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ आईआईटी वाले सवालों पे, और कहीं ट्राई करने की कोशिश ना करें. सिर्फ इतने पार्ट को देखें. हेलो. नजरें एकदम स्क्रीन पर रखना. सर ये लिखा हुआ है RCK मल्टीप्लाइड बाय 14CR. मैंने आपको जब ये बाइनोमियल सीरीज बताई थी या पिछला एक सवाल करवाया था क्लास में, तो दो तरीके बताए. वन इज द बेसिक तरीका जहां पर आप क्या करते हैं. सर सीधा हम सिग्मास को अप्लाई करते हैं. दूसरा जो बढ़िया तरीका है जो आपको याद रखना है. क्या करना है बेटा? याद रखना है. हाँ, सिंप्लीफिकेशन वाला तरीका है. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट सिंप्लीफिकेशन का तरीका है. क्या आप ये बात जान पा रहे हो कि सर इसमें भी आर है और इसमें भी आर है. अच्छा, कितने लोग इस बात की समझना, कॉन्सेप्ट जो सिखाना चाह रहा हूं उसके पीछे की गहराई समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर आपने ऐसा क्यों सोचा. अगर सिग्मा के आगे केवल एक बाइनोमियल कोफिशिएंट हो तो कितने लोग हाथ उठाकर इस बात का जवाब दे सकते हैं. हाथ उठाकर नहीं, थम्स अप भेजकर. कितने लोग हाथ उठाकर या थम्स अप भेजकर ये जवाब दे सकते हैं कि सर ये हम बहुत आसानी से डील कर लेंगे. एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है यार. एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है ना. एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का. हाँ सर वेरी इजी. या तो वो KCK वाली सीरीज होगी या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे, वो हम निपटा लेंगे. तो मेरे दिमाग में जरा देखना ध्यान से क्या चीज आई. मैं चाह रहा था कि यहां पर अगर एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट होता तो इसको निपटा देता मैं. बट सर आप किसी को भी बाहर नहीं भेज सकते. मैंने पूछा लॉजिक क्या है, तो बोले सर ये जो समेशन वेरिएबल है ना, ये दोनों में बैठा है. अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि 15CK मल्टीप्लाइड बाय 14CR, सिग्मा R की वैल्यू K से लेके 14, समेशन वेरिएबल R है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें R नहीं है और इसमें R नहीं है तो इसको बाहर निकाल दो. समझ पा रहे हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज. मैं ये जो समेशन वेरिएबल R जो है ये दो में बैठा है, मैं एक में लाने की कोशिश कर रहा हूं. सर ये कैसे मुमकिन है? देखो इधर,
इसी को तो सिंप्लीकेशन बोल रहे हैं, 14CR। इस पहले वाले को ओपन कीजिए प्लीज, दिस इज R फैक्टोरियल अपॉन K फैक्टोरियल R माइनस K फैक्टोरियल। सर बिल्कुल सही। इस दूसरे वाले को ओपन करके लिखो मल्टीप्लीकेशन में 14 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 14 माइनस R फैक्टोरियल। अब आप क्या करें, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटाएं पहले। सर ये गया R फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। सर आप क्या चाहते हो, ये जो R दो दो जगह बैठा है ना वो एक में निपट जाए। जो दो दो जगह बैठा है ना ये एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो R वाली टर्म्स को एक साथ ले लें। ठीक है सर, ये बचेगा ऊपर यहां पर 14 फैक्टोरियल और ये 14 फैक्टोरियल यहां लिख दिया, K फैक्टोरियल मैंने यहां लिख दिया, सुनते जाना। और ये वाला जो है ना R माइनस K फैक्टोरियल ये यहां लिखा। अगर आप स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं होगी। सर अब एक काम करो, इन दोनों का एडिशन इमेजिन करना, इन दोनों का एडिशन, बिकॉज अगर आप एनसीआर बनाना चाहते हो तो ऊपर इन दोनों का एडिशन लिखा होना चाहिए। R से R गया तो सर ये आ जाएगा 14 माइनस K का फैक्टोरियल। इससे मैंने डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो इसी से ही मैं डिवाइड करूंगा। जो ग्रीन कलर से जो बात लिखी है वो पुरानी है, व्हाइट कलर से जो मैंने लिखा है वो नया है। समझ गए मेरी बात, है ना। अब आप इसको ऐसे देखें, ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब, सर ये लिखा हुआ है 14CK। अच्छा, फिर मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है 14 माइनस K C। ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आपकी अच्छा है, 14 माइनस R। मतलब आपने बोला कि इन दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट ऐसे लिखा जा सकता है। तो बस हमारा जो बेसिक स्टेप था वो हो गया कंप्लीट। R की वैल्यू K से लेके 14CR इंटू RCK की जगह मैं एक तो लिख रहा हूं 14CK मल्टीप्लाइड बाय ये क्या लिखा हुआ है 14 माइनस KC 14 माइनस R। कोई परेशानी है? R वाली टर्म्स को एक साथ किया, मुझे इसको NCR में कन्वर्ट करना है, बिना R वाली टर्म एक साथ। इसको पूरा बनाने के लिए इन दोनों का एडिशन ऊपर इमेजिन किया और इसको देखा तो ये लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसमें R दोनों जगह था, इसी को ही सिंप्लीफाई करके लिखा है, R सिर्फ इसमें है। अगला स्टेप आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, सर इसको बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसमें समेशन वेरिएबल नहीं है। मैंने कहा वाह यार, दिस इज 14CK 14 माइनस KC 14 माइनस R। R की वैल्यू K से लेके 14 जा रही है बेटा। और अब देखो जो मैं आपको बात पहले बोल रहा था, जिसपे आपके मैं थम्स अप चाह रहा था, वो ये थी कि अगर सिग्मा के आगे एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट हो तो उसको हम तुरंत निपटा देंगे। बता जल्दी देखकर ये क्या लिखा हुआ है। सर इसको वैल्यू पुट करते हैं, R की वैल्यू K से शुरू कर बेटा। कहां से शुरू कर? K। कहां तक जा? 14 तक। तो 14 माइनस, जब आप यहां पर 14 ये रखोगे K की जगह, R की जगह K, तो ये आएगा। अगली टर्म आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगली टर्म आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्या लिखोगे यहां पर, सर R की जगह K प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये जो भी होगा वो यहां लिखा जाएगा, दैट इज 14 माइनस K प्लस 1। लास्ट टर्म बोल इसी ऑर्डर में, लास्ट टर्म बोलना जरा इसी ऑर्डर में। सर लास्ट टर्म 14 रखी जाएगी R की जगह, तो जब यहां पर तू R की जगह 14 रखेगा ये क्या बन जाएगा? अच्छा, अब इसको देखकर परेशान मत होना। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये NC 0 से स्टार्ट हुआ और NCN तक पूरा पूरा गया? N क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां पर N की वैल्यू 14 माइनस K है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये NC 0 से स्टार्ट हुआ और ये 2 की NCN तक गया? यहां से देख उल्टा, NC 0 से स्टार्ट हुआ यहां तक गया। तो क्या मैं इस पूरे का जवाब सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर हो तो 2 की पावर आ जाएगी 14 माइनस K। जिस जिसको बात समझ में आई प्लीज सेंड थम्स अप। ये हमने अंदर वाला सिग्मा सॉल्व कर लिया, है ना? अरे वाह यार, युवराज सिंह, देवांशिक, रजत, बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर अंदर वाला सिग्मा सॉल्व हो गया, अब आते हैं बाहर वाले पर, जल्दी से देखिएगा प्लीज। सर जब आपने इस पूरे को सॉल्व कर लिया, ऊपर लिखा हुआ है 7CK
और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 14ck। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला ये, दैट इज 14ck इंटू 2 की पावर 14 माइनस के, और इस पूरे के बाहर लगा हुआ है सिग्मा। सर ये तो साफ साफ सभी को ही दिखाई दे रहा है, ये और ये गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। ये लिखा हुआ है 7ck इंटू 2 की पावर 14 माइनस के, सिग्मा के पर वैल्यू लगी हुई है 0 से लेके 7, है ना, बहुत आसान है। नाउ अब एक बात बता सर, यहां पर अगर एनसीआर और 2 की पावर समथिंग आर होती तो बात बन जाती। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसी को ही क्या आप ऐसा लिख सकते हो, जरा देखना, इस पूरी चीज को 2 की पावर 14 अपॉन 2 की पावर के लिख सकते हो क्या? हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो एक बात बता, सिग्मा की जगह 7ck तो ऐसे ही 1 अपॉन 2 की पावर के ये रहा, 2 की पावर 14 जो था उसमें के नहीं है तो सिग्मा से बाहर। और मेरे ख्याल से अब तो सर ना चाहते हुए भी हमें यह बात याद हो गई कि जिसमें समेशन वेरिएबल नहीं होता उसको आप बाहर भेज सकते हैं। उसको आप क्या भेज सकते हैं बेटा? बाहर। अब जवाब बता दो। एनसीआर एक वेरिएबल की पावर आर, फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है नहीं, सबको दिखाई देता है सर 2 की पावर 14 बाहर है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 7 का एक्सपेंशन लिखा हुआ ये पूरा, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म ये रही। यस और नो? अरे वाह यार। अब अगर मैं अपना फाइनल आंसर आपको बताना चाहूं तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फाइनल आंसर है सर 2 की पावर 14 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। सर सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। सर इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 7, ठीक है? हाँ। और उसने बोला 6 की पावर 7 को वो 6 इंटू ऐसे लिख रहा है, मतलब उसने से एक 6 अलग कर लिया तो ये आ जाएगा 6 की पावर 6। तो मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा है एन की वैल्यू क्या हो गई? बराबर 6। थम्स अप भेजिएगा अगर एक एक बात क्रिस्टल क्लियर है तो। सर सवाल एडवांस का हुआ तो क्या है, दिखने में डरावना हुआ तो क्या है, कॉन्सेप्ट हमें एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया। क्या आप इस चीज को याद रखेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि सर हां ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम इस सिंप्लीफिकेशन को याद रखेंगे, जहां पर आपने समेशन वेरिएबल दो अलग अलग कोफिशिएंट्स में था, कुछ जुगाड़बाजी करके एक में कन्वर्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? एक को बाहर निकाल दिया। उससे फायदा क्या हुआ? सीधा सीधा जवाब लिख दिया। मजा आया कि नहीं? सही से बताइएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए अगला। ये तो बहुत ही आसान सवाल है यार। सर इसमें हमें बोला गया था जनरल टर्म लिखनी होती है, फटाफट देखेंगे। सर जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? एन कौन है? 10 अपॉन पहले प्लेस का वेरिएबल कौन है? x इंटू वाई की पावर अल्फा। दूसरे प्लेस वाला वेरिएबल कौन है? y इंटू जेड की पावर बीटा, और सर z इंटू एक्स की पावर गामा। और यहीं पर हम लिखते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्या आपको यह पता है? वो जो सिंप्लीफिकेशन सिखाई है ना, वो बहुत ओपी सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए अब इधर आ जाओ। सर इसको थोड़ा सही करके लिख लो। मैंने कहा ठीक है भाई। सर ये लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। सभी लोग सामने देखेंगे, x की पावर अल्फा, x की पावर गामा, x की नेट पावर अल्फा प्लस गामा। सर y की पावर यहां से अल्फा यहां से बीटा, अल्फा प्लस बीटा। z की नेट पावर यहां से बीटा यहां से गामा, बीटा प्लस गामा। समझ में आएगी नहीं समझ में? दिस इज अवर जनरल टर्म। मेरे ख्याल से कोई परेशानी इसमें होगी नहीं, बहुत आसान। सर क्या चाहिए आपको? मैंने कहा x की पावर तो भाई साहब 8 चाहते हैं, y की पावर भी 8 चाहते हैं, z की पावर 4 चाहते हैं। अच्छा, चाहने से क्या होता है? चाहते तो हम बहुत कुछ है। हाँ सर, हम भी मोहल्ले में किसी को चाहते थे और गड़बड़ हो गया। मैंने पूछा क्या गड़बड़ हुआ चिंटू? बोले सर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। मैंने पूछा क्या गड़बड़ हुआ वो तो बता। बोले एक शायरी मेरे को याद आई, सुनना जरा इसी पे। इस मौके पर एक शायरी अभी याद आई, तंदुरुस्त वाली। हाँ सुनो सुनो बीच में ही। वो ये मोहल्ले वाला जो प्यार तुम ढूंढ रहे हो ना, वो सुनना। हाँ इंस्पिरेशनल, बट सर क्लास के बीच में ही आज क्यों? क्योंकि अभी तुरंत याद आई है। सुनो,
मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मतलब तुम्हारे में से ही किसी की कहानी है, मुझे पिक्चर में लाने की कोशिश ना करें, ठीक है। मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो जाती जाती झंडू बाम दे गई। बोले ये लगा लेना। वाह सर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, सही से बताओ ना। चलिए अब यहां आ जाओ। सर अल्फा प्लस गामा 8 है, अच्छा ये तो ठीक है सर, एक बाय डिफॉल्ट आपने रिलेशन लिखा ही नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, हमेशा 10, है ना। अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 10, तुरंत मोड चेंज, सीधा पढ़ाई पे। बीच में सर रिफ्रेशमेंट मिल गई। झंडू बाम को झंडू बाम दे गई, वाह सर ये भी हो सकता था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये समझ में आता है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 10 क्यों होगा, बिकॉज जो पावर्स है या फिर यहां जो आप फैक्टोरियल लिखते हो उन सबका सम 10 आना चाहिए। एक बात बता, अगर अल्फा प्लस गामा 8 है तो बीटा कितना हो जाएगा, सर बीटा हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा अगर 8 है तो गामा कितना हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा अगर 8 है तो गामा कितना हो जाएगा 2। और सर बीटा प्लस गामा अगर 4 है, बीटा प्लस गामा अगर 4 है, बीटा प्लस गामा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 6। काम खत्म। तो ये वाली वैल्यूज आप यहां चिपकाएं, जो ये बनेगा यही हमारा कोफिशिएंट होगा। फाइनल आंसर कोई बोल नहीं रहा है, डोंट नो व्हाई, क्या चाहिए सर, अल्फा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ 1260, अरे वाह यार तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ सर दिस इज अवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से दोनों होमवर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मल्टीनोमियल थ्योरम में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा एक छोटी सी बात की ओर, कि जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि इसका कोफिशिएंट बता दीजिए या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं तो आपको सोच सोचकर आराम से ध्यान देना है, जवाब देना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ है ना, कि मल्टीनोमियल के केस में हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लिखते हैं। जल्दी से एक सवाल और करवाऊं क्या? हाँ होमवर्क खत्म। अभी देखो, अगर मान लो ऐसा कोई एक्सपेंशन होता जिसमें 3 वेरिएबल्स बैठे हैं, इसकी पावर 50, नंबर ऑफ टर्म्स बता दे। दोनों ही केस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। यस, अभी अभी सवाल दिमाग में आया और तुम्हारे सामने मैं ले आया। नंबर ऑफ टर्म्स, यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला बिकॉज a प्लस बी प्लस सी की पावर n में अगर a b c में कोई भी कॉमन फैक्टर हो, मतलब एक इंसान एक से ज्यादा जगह बैठा हो, x यहां बैठा है नहीं लगा सकते सर, x यहां बैठा है फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब आपको लॉजिकली सोच के जवाब देना है, और सोचते कैसे हैं मैं आपको बता चुका हूं। यस और नो? पहले वाले में बहुत सही जवाब आ रहा है सर 101। मैंने पूछा लॉजिक क्या है ना, लॉजिक क्या है, कैसे 101, तो नंबर ऑफ टर्म्स आई 101। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा लॉजिक? जब तुम मूल जुलूल चीजें इतनी लंबी लंबी लिख सकते हो तो लॉजिक भी तो लिख ही सकते हो। शॉर्ट में अपना लॉजिक लिख के बताइए जल्दी से। सर द हाईएस्ट पावर ऑफ x जो हमें मिलेगी वो x स्क्वायर की पावर 50, मतलब x की पावर 100। हाईएस्ट पावर x की पावर 100 मिलने वाली है। सबसे छोटी पावर कौन सी मिलेगी? x की पावर 0। तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 100 तक कितनी टर्म्स हुई? 100 नहीं हुई, 101। सर बीच में अगर कोई बोले कि 97 वाली पावर मिलेगी कि नहीं, मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया। इसकी जनरल टर्म लिखिए और चेक कीजिए कि क्या ऐसा कोई अल्फा बीटा गामा का कॉम्बिनेशन है जहां से हमें x की नेट पावर 97 मिल सके, तो आपको मिलेगी। तो 101 आर द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज हाईएस्ट पावर प्लस 1। समझ में आया? ये कैसे निकाला हमने? हाईएस्ट पावर प्लस 1। कोई परेशानी है किसी को? बहुत बढ़िया। अब जब मैं यहां आपसे यही सवाल पूछता हूं तो एक मुझे जवाब मिलता है, सर हाईएस्ट पावर कब होगी? जब आप x क्यूब को 200 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा जरा बताना? ये हो जाएगा 600। दिस इज द हाईएस्ट पावर प्लस 1 और जवाब आ गया सर 601। ना आपको जानकर
बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यह जवाब एब्सोल्युटली गलत है। यह जवाब एब्सोल्युटली क्या है बेटा? रॉन्ग। क्योंकि सर कम सोचना है ज्यादा नहीं, और पूरा सोचना है आधा नहीं। इस जवाब को आपने लिखते वक्त आधा सोचा, आपने आधा ही सोचा। ये तो सोच लिया कि मैक्सिमम पावर आएगी 600, बिल्कुल सही, और आपने आंसर बोल दिया 601। एक चीज और भी सोचनी थी कि आप बोल रहे हो कि एक्स की पावर सबसे बड़ी 100 होगी, सबसे छोटी 0 होगी, बीच में क्या सारी टर्म्स आएंगी, क्या सारी पावर्स आएंगी? क्या? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, एलसीएम से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर एलसीएम लेते तब सही जवाब आता। अरे महाराज तुम गलत सोच रहे हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स यू आर गेटिंग, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर इज एक्स की पावर 100। फिर हमें एक्स की पावर 99 वाली टर्म भी मिलेगी, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी पावर आपको क्या मिलेगी? एक्स की पावर 0। क्या आपको यह बात समझ में आती है इसके एक्सपेंशन में? हाँ जी। सेम चीज जब मैं यहां पूछता हूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो आपको मिलेगी, दैट इज एक्स की पावर 600। अब अगर आपने 601 बोला है तो आपने गड़बड़ कर दी। अच्छा, 601 की जगह बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 1201। कैसे बोलेगी सर? मिनिमम पावर क्या होगी? व्हाट इज द मिनिमम पावर? यहां पर सबसे छोटी पावर क्या मिलेगी? तो 1/x³ की पावर 200। तो आप बोल सकते हो x की पावर -600। तो इन दोनों को देखकर -600 से लेके 600, 1200 और एक x की पावर 0 वाली टर्म, अगला आंसर जो आया वो आया सर 1201। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर आपने आधा सोचा है, पूरा नहीं। 201, 1201 कैसे सर? मैक्सिमम पावर 600, मिनिमम पावर -600, और ये है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपने सिर्फ ये सोचा। क्या ये बताओ बस इतनी सी चीज कि x की पावर 599 यहां से मिल सकती है इससे एक कम? हाँ, लॉजिकली सोच के बताओ, आपको तुरंत जवाब पता चलेगा। सर नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मैंने पूछा क्यों? बिकॉज सर यहां पर x जो बैठा है वो क्यूब के फॉर्म में बैठा है, तो जो भी हमें पावर्स मिलेंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सेंड थम्स अप। है ना कि सर 599 पावर आपको नहीं मिलेगी। आप चेक करके देखिए, इसमें निकालो ना x की पावर 599 का कोफिशिएंट, 0 आएगा। बिकॉज जो हमें मिलेगा दैट इज ओनली ए मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो आपने बैठा रखे हैं वो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। पावर की तरफ ध्यान से देखिए। मैंने बोला फिर बताया यार कौन सी पावर मिलेगी? सर अगली पावर मिलेगी इससे 3 कम, दैट इज 597, 598 भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा वाह यार, कौन कौन सी पावर्स और मिलेंगी वो भी बता दे। बोले सर x की पावर 6, x³, x की पावर 0, फिर x की पावर -3। ऐसे करते करते आप फाइनल जो आपको सबसे छोटी पावर मिलेगी वो x की पावर -600। तो -600 से लेके +600 तक सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3। अब फाइनल आंसर बताइएगा ध्यान से प्लीज, ये है पूरा सोचना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स आर करेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कहलाएंगी कितनी? अरे यहां से देख लेना, 3, 6 और यहां तक 600 तक 200, 200 ये 200 उधर, नेगेटिव में सेम। x की पावर -3, x की पावर -6 सब मिलेंगी, चेक करके देखो। और सर 200 इंटू 200 400 और +1 401। कितने लोगों को ये वाली बात चमकी? थम्स अप भेजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। दक्ष पोरवाल है, आदित्य कुमार है, हर्ष है, अंकुश है, विराट है। ओ विराट भैया फ्री हो गए आप तो जल्दी ही। आज यहां कैसे आए हो? अरे वो दूसरे विराट है। 401 समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवालों को पूरा सोच के जवाब देना है, अधूरे में सोचोगे तो फंस जाओगे, ध्यान रखिएगा। नाउ मैं आपको बता रहा हूं फाइंडिंग या फिर यूजेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? एक सवाल हमने किया था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में ही, जो कि एनसीईआरटी में भी है, कि भैया कुछ ऐसा था 9 की पावर n+1 -63 n। देख लेना, एग्जैक्ट नहीं पता कि शो करोगी हमेशा 64 से डिविजिबल है, याद है? वो हो गया। नाउ अब जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे, ट्रिक नहीं। सर क्या मतलब है इस बात का?
ये जो आपने बात लिखी है ना यहां पर, कॉन्सेप्ट समझे, ट्रिक नहीं, क्योंकि ये वाली चीजें जो है ना, रिमाइंडर निकालना, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना, या बहुत बड़े नंबर की लास्ट की डिजिट निकालना, ये सब चीजें बैंक की जो लोग तैयारी करते हैं ना, बैंक या फिर और भी जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी और ये जो आपके घर में बड़े भैया होंगे, तो उनके भी ये सवाल आते हैं, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द लास्ट डिजिट, ये वाली चीजें। तो जब आप ये चीजें यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे बोलते हुए, मेरी जगह खड़े होके, देखते ही पता करेंगे इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, देखते ही बताएगी इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब वहां से तुम क्या छोटे बच्चे हो, तुम वहां चल पड़ते हो, अरे भैया गुरुजी ने हमें इतना लंबा मेथड बताया, और ये जो भैया यहां खड़े हैं यूट्यूब पे, ये सीधा सीधा ही बता दे रहे हैं जवाब क्या होगा, ये वाले भैया ज्यादा अच्छे हैं। तो उन भैया से फिर एक चीज पूछ लेना, जो ये बता रहे थे ट्रिक, बोले ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, मैं सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये दोनों जोन अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों में एक सवाल कॉमन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सब, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गेट द ट्रिक्स, समझ में आया, ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा वी डोंट नो, तो उसके लिए हम यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करके और ट्रिक सीख जा रहे हैं, और फिर अपने आप को नेता प्रूव कर रहे हैं। कैसे, देख इधर आ, अर्जुन आगा, एक चिंटू दूसरे चिंटू से बोलता है सर ने ये वाली ट्रिक नहीं सिखाई, देख मैंने यूट्यूब से सीखा है, वो ऐसा बोलेगा नहीं, देख इसका देखते ही आप जवाब बता सकते हो, देखते ही जवाब बता सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हर एक इंसान को क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो भी आपको ऐसा मिले कि देखते ही जवाब बता सकते हो, ये छोड़कर, बिकॉज ये गणित का 0.000 जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसका 0.00000 10,000 जीरो फिर 1, इतना परसेंट पार्ट है, हमें पूरी गणित पढ़नी है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ। तो सर वो जो एसएससी वाले हैं, बैंक की जो तैयारी लोग कर रहे हैं, अगर उनका जवाब इसको देखते ही आता है तो हमें उससे अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वो ट्रिक्स मुझे भी पता है, सर सिखा दो, बट भैया फिर वो सिखाओगे तो कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा? हमें यूजेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने हैं। मैंने ये थोड़ी बताया कि 1 सेकंड में जवाब निकालो, ये थोड़ी है हेडिंग, नहीं, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग क्या है वो देखते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब समझदार है वो तो समझ गया, वरना जो दूसरे वाला चिंटू है ज्यादा उत्सुक वैज्ञानिक किस्म का, वो आज जाके जरूर सर्च करेगा रात को नेट पे बोले इसकी कैसे डायरेक्ट ट्रिक क्या है, सबने बोला तो था यूट्यूब पे है, तो चेक करना पड़ेगा क्या है यार ये बवाल, ठीक है। हाँ, तो अगर आप वहां भी जा रहे हो सर्च करने तो भी भैया तुम्हारे पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है। चलिए जी, नाउ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 की पावर 136 को अगर 7 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, ऐसा कभी होगा k की पावर n को हम डिवाइड कर रहे होंगे r से, हाँ, k की पावर n को डिवाइड कर रहे हो r से और हमें रिमाइंडर पूछना है। सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूं साफ साफ, ठीक है। r का मल्टीपल के या फिर एक काम करो यहां पे p कर लेता हूं, p की पावर n डिवाइडेड बाय r का मल्टीपल p से एक यूनिट मतलब +1 या -1 डिस्टेंस पर ढूंढे। ये कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है, ये है असली एक्सप्लेनेशन। यस और नो? बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका मल्टीपल p के नजदीक ढूंढना है, या तो p के नजदीक या फिर p की किसी पावर के नजदीक, या p की किसी पावर के पास, या तो p के नजदीक ही मिल जाए या फिर p की किसी पावर के नजदीक मिल जाए। मतलब जो हमें r है वो ऊपर बनाना है, ये जो r है ये यहां बनाना है, और +-1 डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब एक ज्यादा या एक कम, 2 ज्यादा और 2 कम वाली चीज हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उससे फर्क क्या पड़ता है अभी समझ में आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज।
इसी चीज को हम यहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला 2 की पावर 136 को आप डिवाइड करो 7। तो सोचने का तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर हमें 2 की कोई पावर, 2 की कोई पावर, p की कोई पावर के आसपास r ढूंढना है। तो एक बार बताओ, 2 के किसी पावर के पास एक यूनिट के डिस्टेंस पे 7 होता है क्या? हाँ सर। 2 की पावर 3 होता है सर 8, 8 के एक कम करने पर 7 आता है। मिल गया, है ना? अरे वाह सर, मजेदार। तो एक बार बताओ, पहले बनाओ यहां पर 8। अगर आप पहले यहां 8 बनाना चाहते हो तो सर 2 की पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां पर 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या करें? तो 2 की पावर 1 अलग, 2 की पावर 135 ऐसे लिखा, और 7। मैं यहां पर 8 को लेके आ रहा हूं, तो 2 की पावर 1 अलग। सर ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, और पीछे कितना बचा? 4 एंड 45, ठीक है ना? और डिवाइडेड बाय 7। सर 2 की पावर 3 ही होता है 8, p की कोई ना कोई पावर दैट इज 8, उसमें हमें r बनाना है। बन गया सर r? मैंने पूछा कैसे? आप 8 को लिखो 7 प्लस 1 की पावर 45 और 2, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको न्यूमरेटर में बनाए, बस। यस और नो? बस काम खत्म। अब आप क्या करें, इसका एक्सपेंशन देख, सिर्फ 7 प्लस 1 की पावर 45 का एक्सपेंशन देख। क्या आपको इसको एक्सपेंड करना आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से? जी बिल्कुल सर। 45C0 7 की पावर 45 प्लस 45C1 7 की पावर 44, चलता जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म बता दे, सेकंड लास्ट। सर 45C 44 7 की पावर 1। लास्ट टर्म बता बेटा, लास्ट टर्म 45C 45 7 की पावर 0। दिस होल डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाद में करेंगे, दिस होल डिवाइडेड बाय चलिए अब क्या मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा जिसको सुनकर थोड़े से लोग परेशान हो जाते हैं, डोंट नो व्हाई। क्या मैं इस पूरे टर्म्स में से लास्ट वाली को छोड़कर सब में से 7 कॉमन ले सकता हूं? हाँ सर, इसमें 7 की पावर 1, इसमें 7 की पावर 2, सब में 7 की पावर 1 से तो ज्यादा ही प्रेजेंट है, तो मैं 7 की पावर कॉमन ले सकता हूं। पीछे जो बचेगा क्या मैं उसको इंटीजर बोल सकता हूं? हाँ, बिकॉज 7 की पावर कॉमन लेने के बाद में ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं इनकी वैल्यू भी इंटीजर होती है, और 7 की कोई पावर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी इंटीजर है। और प्लस यहां पर कितना बचा? 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यस और नो? है ना? बहुत बढ़िया। नाउ अब यहां आ जाइए। सर 7 प्लस 1 की पावर 45 को आप ऐसे लिख दो, 7 इंटू एनी इंटीजर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 7। अगला स्टेप देखिएगा प्लीज। एक बात बता, इस 2 को अंदर भेजेगा तो 7 इंटू इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इंटीजर ही रहेगा क्या? सर ये कौन सा इंटीजर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। और जब ये 2 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब इसको तू 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा, रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा, बिकॉज आप अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हो या किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें से जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर बना दो, है ना? तो मैंने बना दिया, ये रहा। कितने लोगों को रिमाइंडर दिखाई दिया? आंसर इज 2। रिमाइंडर कितने लोगों को दिखाई दिया? दैट इज 2, है ना? रिमाइंडर कितने लोगों को दिखाई दिया? दैट इज 2। यस और नो? अब ये वाला पूरा प्रोसेस करने की जगह जब 11वीं वाले बच्चे YouTube पे वो फैसिनेटिंग वर्ड सुनते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नो डाउट आपकी एज की दिक्कत है। बोलेगी सर ने तो पता नहीं, एक तो सोचने के लिए बोला, सोचे कहां से सर? भैया दे रखा है भगवान ने, इस्तेमाल करो। फिर सर ये सब काम कॉमन लो, इंटीजर लिखो, इससे बढ़िया सर वो बढ़िया है ट्रिक। तो मैं तो प्रमोट नहीं कर रहा हूं आपको, बाकी जो सीखना है सीख लीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से जो समझदार बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं टीचर्स को तो वो तो यही समझने की कोशिश करें, है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? सर एक यूनिट वाली बात आपने क्यों बोली +1 -1? मान ले यहां पर ऐसे इमेजिन कर, ये यहां पर 1 ना होकर 2 होता, ऐसे ही मान ले, ऐसा है होगा नहीं बट मान ले यहां पे 2 होता, तो लास्ट टर्म पे चल बेटा, लास्ट टर्म पे चल। सर लास्ट टर्म जो आप लिखते अगर वहां 2 होता तो यहां पर आता 2 की पावर 45। अभी अगर यहां 1 है तो लास्ट प्लेस वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू भी 1 है, और यहां पर आप 1 लिख पाए।
और रिमाइंडर 2 बोल पाए। ये 2 की पावर 45 खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, हमें फिर से डिवाइड करना पड़ता है एक बार और अगले स्टेप पे जाकर। समझ में आया? फिर हम ये बोलते कि भैया इतनी सारी टर्म्स तो 7 से डिविजिबल है, अब ये बची, अब इसको डिवाइड करो 2 की पावर 45 को, फिर 7 से रिमाइंडर निकालते हैं। तो हमें ये 2 स्टेप में काम करना पड़ता। एक ही स्टेप में अगर निपटाना चाहते हो तो लास्ट टर्म, ये जो सेकंड टर्म है, ये होनी चाहिए या तो +1 या -1। क्या मेरी बात समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसी चीज को पूछने का तरीका है 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, इसका FPF बता दीजिए। सर ये तो पुरानी बात है। मैंने कहा बिल्कुल सही, थोड़ा सा पुरानी दुनिया में ले चलते हैं भैया। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन याद होगा आपको? हां जी, इसकी एक प्रॉपर्टी थी, इंटीजर प्लस n लिखा हो या इंटीजर प्लस p लिखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो प्रॉपर्टी होती है अगर उसके अंदर कोई इंटीजर आता है तो वो इंटीजर आप बाहर लेके जा सकते हो और p पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स लग जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट की क्या प्रॉपर्टी थी सर? फ्रैक्शनल पार्ट की क्या प्रॉपर्टी थी? फ्रैक्शनल पार्ट की ये प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर कोई इंटीजर बने तो उसको गायब कर सकते हो। दिस इज एज सेम एज दिस। क्या आपको ये बात पता है? हाँ जी। और कितने लोगों को ये पता है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उस नंबर में से उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाने से मिलता है। हां, आज ये 2 लोग आपको दिखेंगे अभी 1-2 बार, और घबराइएगा नहीं इनसे। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी स्टडीड इन फंक्शंस, मेरे ख्याल से याद होगा। हां, तो इससे इसके तरफ जाते वक्त अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर बने गायब कर दो, यहां पर गायब कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे ही ट्रीट करें। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं इस सवाल की लैंग्वेज, इसका जवाब बताएंगे, घबराइएगा नहीं। 5 की पावर 99 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट इज रिमाइंडर? आप मुझे रिमाइंडर बताओ, क्योंकि अगर आप रिमाइंडर बता दोगे तो ये जवाब मैं बता दूं जल्दी से। ठीक है सर, 5 की पावर 99, फिर से सोचो, 5 की पावर 99 को आप 13 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के नजदीक होती है? नजदीक का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस पर। जल्दी से बता दो यार, 5 की कौन सी पावर 13 के या 13 के किसी मल्टीपल? सोच लिया होगा आपने, सोच लिया होगा। हां सर, 5 की पावर 2 दैट इज 25। 25 को आप लिख सकते हो 26 माइनस 1। हां सर, 26 कौन है? 13 का मल्टीपल। बहुत बढ़िया, लव यू बेटा, सोच पा रहे हो? बस यही सोचना था। मतलब सर हमें इस 5 की पावर 99 में 26 को लेके आना है। 26 आ गया तो 13 भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर पहले 25 को लेके आने के लिए पावर आपको 2 बनानी पड़ेगी, जिसके लिए पावर नेट होनी चाहिए ये इवन नंबर। तो यहां पर 99 था, मैंने इसमें से एक 5 अलग कर लिया, अब मुझे पावर इवन दिखाई दे रही है। इसको मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 2 इंटू 49। सर ये आ गया 25। इस 25 को आप देख रहे हैं 26 माइनस 1। हां, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, -1 करने से काम चल जाएगा। मतलब सर ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 49। ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब आपको कुछ नहीं, एक हल्का सा कैलकुलेशन या फिर एक स्टेप परफॉर्म करना होता है जो आप मुझे देखकर कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन आएगा 49C0 26 की पावर 49 माइनस 49C1 26 की पावर 48 -1। क्यों? बिकॉज सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल इज -1। सेकंड लास्ट टर्म कहां तक चलना होता है बेटा जी? सेकंड लास्ट टर्म तक। यस, बता 49C 48 26 की पावर 1 -1 की पावर 48, इसीलिए ये पॉजिटिव आया है। 49C 49। बहुत बढ़िया, ये लिख लिया एक्सपेंड करके। उसके बाद में सर आपने हमें 2-3 बार ये काम करके दिखाया है, हम भी ये काम कर सकते हैं। आप क्या इस पूरे में से 26 कॉमन ले सकते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज सेकेंड लास्ट टर्म में है 26, बाकी सब में भी 26 की कोई ना कोई पावर है। क्या 26 कॉमन लेने के बाद में जो पीछे बचेगा, क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि वो एक इंटीग्रल क्वांटिटी है? 100% सर, ऑलवेज, बिकॉज नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी बनने का तो इधर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप ये बात समझते हैं? यस और नो?
बहुत बढ़िया। तो इस पूरे को लिखा 26 इंटू इंटीजर माइनस इसकी वैल्यू है 1 और बाहर मल्टीप्लीकेशन में 5 बैठा है, इस 5 को भूल मत जाना। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस 5 को और अंदर भेजता हूं, सुनना जरा ध्यान से, सर ये 5 इस इंटीजर से आके मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू इंटीजर इज इंटीजर -5, मतलब आपने 5 की पावर 99 को ऐसे लिख लिया है ना, 5 की पावर 99 को आपने ऐसे लिख लिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 से डिवाइड करने पर, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सर दिस कंप्लीट पार्ट इज डिविजिबल बाय 26 या मल्टीपल 26 का है तो 13 से भी डिविजिबल होगा, तो ये मल्टीपल है। यहां से जब मैं रिमाइंडर पूछता हूं तो रिमाइंडर बच्चे बोलते हैं सर आंसर आ गया -5। तो बेटा एक छोटी सी चीज बस ध्यान रखिएगा, हम रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं बताते, रिमाइंडर हम कभी नेगेटिव नहीं बताते। तो -5 की जगह आप क्या करें, जो आपको एक्चुअल आंसर देना है उसमें आप +13 कर दो। तो एक्चुअल आंसर इज रिमाइंडर इज 8 है ना। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 8। क्या आपको ये बात समझ में आती है? -5 या कुछ लोग रिमाइंडर बोल रहे हैं सर 5 इज द रॉन्ग आंसर, या तो -5 बोलो बट सर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं बताते, तो फिर पॉजिटिव वाला आंसर दो। कैसे देंगे? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो अगर रिमाइंडर कभी नेगेटिव आए, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको उसमें लाके ऐड कर दो। तो मैंने इसमें 13 जोड़ा, जवाब आ गया 8। और लॉजिक भी बहुत क्लियर है, बिकॉज ये आपने लिखा 26 इंटू इंटीजर, आप इसको लिख रहे हो -5, तो -5 + 8 और -8, मैंने -8 + 8 कर दिया। कोई दिक्कत है? सर ये आपने -8 + 8 क्यों किया? बिकॉज ये 13 का मल्टीपल हो गया। इस पूरे को क्या मैं 13 इंटू इंटीजर लिख सकता हूं? हाँ, बिकॉज ये -13 लिखा हुआ है, पूरे में से 13 कॉमन लेके बाद में इंटीजर और +8, तो अब ये रिमाइंडर कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ गए आप? नाउ सर रिमाइंडर तो हमने निकाल लिया, फाइनल आंसर इज 8। अब चलते हैं पूछे गए सवाल पर, दैट इज वो पूछ रहा है एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी हमें पता चला कि 5 की पावर 99 को जब आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 8, मतलब आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू एनी इंटीजर +8, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? यस। अब उसने बोला कि पूरे को 13 से डिवाइड कर दो, सर लियो, और फिर उसने बोला इस पे एफपीएफ लगा दो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दो, सर लियो लगा दिया। जवाब बताओ। सर ये पूरा एक इंटीजर लिखा हुआ है बिकॉज 13 गया, हमें अभी बताया गया कि किसी नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर हो प्लस कोई नंबर हो तो इंटीजर गायब हो जाता है। ये क्या बचा? 18/13 का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर मैंने गायब कर दिया। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और सर ये 18/13 जो भाई साहब है ना, ये बहुत ही छोटे हैं, मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 0 और 1 के बीच में हो 0। फाइनल आंसर कितना आया? 18/13। तो यहां से आप एक नोट लिख सकते हैं जो आप ध्यान रखेंगे, दैट इज कभी भी आपको कोई नंबर दे रखा हो p की पावर n डिवाइडेड बाय r, p की पावर n डिवाइडेड बाय q, ऐसा कुछ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका जो जवाब आता है दैट इज r/q ही आता है, वेयर r इज रिमाइंडर या रिमाइंडर। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है क्या? डन, एवरीथिंग इज क्लियर। तो सर एक नया तरीका आ गया हमारे सामने गणित में रिमाइंडर पूछने का। रिमाइंडर नहीं पूछ रहा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूछ रहा है। क्या आप इसको संभाल लेंगे? थम्स अप भेजिएगा प्लीज सभी लोग। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सभी लोग थम्स अप भेजें। एक पूछ रहा है 26 कहां गया? एक बार बता, ये 26 इंटू कोई इंटीजर है तो मैं इसमें से एक 13 अलग कर ले, 2 को इंटीजर के साथ क्लब कर दे, इतना सोच सकता है? क्योंकि ये इंटीजर कौन है हमें नहीं पता। यहां पर 17 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1000, 1,25,000 हो सकता है। इसमें से मैंने एक 2 लिया, इसके साथ भेज दिया, तो क्या मैं 26 इंटू इंटीजर को एक 13 इंटू नया इंटीजर बोल सकता हूं? बिल्कुल सही। इसमें से 2 निकालकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी एक इंटीजर होगा। हम वैल्यू तो सोच ही नहीं रहे हैं सर, सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर इंटीजर। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको रिमाइंडर के दोनों क्वेश्चंस एकदम क्लियर होंगे। ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए
तो आपको जरूर रिएक्ट करना है। अगली जो चीज है वो क्या है, दैट इज फाइंडिंग लास्ट डिजिट्स। लास्ट डिजिट से मेरा मतलब है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, जब भी लास्ट डिजिट वाली बात आए ना, जैसे वो बोले कि p की पावर n में आपसे लास्ट डिजिट पूछी गई है, ठीक है, लास्ट, या फिर ऐसे लिखता हूं, p की पावर n में अगर आपसे लास्ट डिजिट पूछे सिर्फ, तो आप p की पावर n को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो वो वाला सिनेरियो सोचिएगा। अगर वो बोले कि लास्ट 2 डिजिट्स बताइए, तो p की पावर n को अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो वो वाली चीज सोचनी है। लास्ट 3 डिजिट में 1000 से सोचना है, समझ गए? सोचने की बात कर रहा हूं, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। जब भी हमें किसी नंबर की लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स पूछे तो, अच्छा, लास्ट डिजिट निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है, तरीका, ट्रिक जिसको बोलते हैं यूट्यूब वाले, वो क्या है सर? लास्ट डिजिट रिपीट करती है कई बार। समझ में आएगी नहीं समझ में? बट हम यहां पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब भी वो बोले कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स बताइए, तो अगर लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो आपको वो सोचना है, अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 की पावर 104 को 10 से डिवाइड करता रिमाइंडर निकालने के लिए, आप क्या सोचते? सिर्फ सोचना। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछूं तो अगर 100 से डिवाइड करते तो क्या सोचते? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना? कोई दिक्कत है? अब इधर आ जाओ। तो लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 3 की कौन सी पावर, अच्छा लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो डिविजिबिलिटी बाय 100 सोचना है, मतलब आपको इसके अंदर 100 बनाना है, सिंपल सी बात है यार। लास्ट डिजिट पूछे तो इसके अंदर 10 बनाना है, लास्ट 2 डिजिट पूछे 100 बनाना है, लास्ट 3 डिजिट पूछे 1000 बनाना है। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। आप तो ये सोचो कि 3 की कौन सी पावर 100 के नजदीक होती है, और नजदीक की बात करता हूं तो +-1 डिस्टेंस पे। 100 के नजदीक सोचनी है। सर 100 के नजदीक तो नहीं मिल पा रही कुछ, तो अवर अल्टीमेट एम इज, या फिर आप ये ध्यान सुन लीजिएगा प्लीज, चलो एक और, जब लास्ट डिजिट पूछे ना, इसको और सिंपल करके लिखता हूं, ये सब भी सोचना भूल जाओ। हाँ, सीधा सीधा ही जवाब लिख देता हूं कि क्या करना है आप। p की पावर n में जब लास्ट वाली डिजिट्स पूछी जाए, चाहे 1 पूछे चाहे 2 पूछे, तो आप क्या करो? 10 का मल्टीपल बनाइए। क्योंकि अगर 10 आ गया तो 100,000 सब आ जाएंगे, तो सिर्फ इतना ही सोचना है आपको, वहां पर 10 का मल्टीपल। अब अगर मैं आपसे सरल भाषा में पूछता हूं कि 3 की कौन सी पावर 10 के किसी मल्टीपल के नजदीक होती है, तो सर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 3 की पावर होती है 2, दैट इज 9। 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1। तो जहां पर 3 आएगा वहां पर 10 भी लाया जा सकता है, और जहां पर 10 लाया जा सकता है वहां पर लास्ट डिजिट निकाली जा सकती है। चलिए अब शुरू हो जाते हैं। सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 104, इसमें 10 बनाओ पहले। सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर सामने देखो, बहुत बढ़िया। सर ये लिखा हुआ है 9 की पावर 52, जिसको आप लिख रहे हो 10 - 1 की पावर 52, 10 - 1 की पावर 52। 10 आ गया पिक्चर में, बस 10 ही सोचना है, 100,000 वाली चीज भूल जाइए एक बार, वो यहीं से ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ है ना? तैयार हो? बहुत बढ़िया। अब एक बार इसको एक्सपेंड करो। सर पहली टर्म आएगी 52C0 10 की पावर 52, दूसरी टर्म आएगी -52C1 और 10 की पावर 51, दोनों को घटा के यहां लिखा है, प्लस 52C2 10 की पावर 50, चलता जाएगा ऐसे। फटाफट मुझे आप सबसे पहले तो लास्ट टर्म बता दो। सर 52C52 10 की पावर 0 और 1 की पावर 52, तो वो 1 ही होती है पॉजिटिव की। इससे पहले वाली टर्म बता। इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी 52C51, नेगेटिव की टर्म आएगी और यहां पर एक 10 दिखाई देगा। और अगर आप इससे एक और पहले वाली टर्म जानना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हैं, तो वो आएगी 52C50 और 10 की पावर 2। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ ना?
नाउ अब जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको कितनी डिजिट्स पूछी है, सर 2 डिजिट्स पूछी है। अगर 1 डिजिट पूछे तो 10 कॉमन लो, 2 डिजिट पूछे तो 100 कॉमन लो, 3 डिजिट पूछे तो 1000 कॉमन लो। सर व्हाट डू यू मीन बाय, इनमें से कितने पार्ट में से मैं 100 कॉमन ले सकता हूं? सर आपने 100 ही क्यों सोचा, आपने 100 ही क्यों सोचा? बिकॉज मुझसे 2 डिजिट पूछी है। लास्ट की 1 डिजिट पूछता तो मैं 10 कॉमन लेने वाली टर्म्स देखता, और 10 इसमें भी है और सब में है, तो ये वाली चीज, ये ब्रैकेट कंसीडर करता। बट सर अभी हमसे कितनी डिजिट्स पूछ रहा है? 2। तो क्या मैं 100 इन सब टर्म्स में से कॉमन ले सकता हूं? हां सर, लास्ट वाले में 100 नहीं है, इसमें 10 की पावर 1 है तो 100 नहीं है, बाकी सब में 100 है। तो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, क्या मैं उसको 100 इंटू एनी इंटीजर ऐसा लिख सकता हूं? देख के बताओ, हाँ ना, बिल्कुल सही सर। इसमें 10 की पावर 2 है, फिर 10 की पावर 3, सब में 10 की पावर 2 से तो ज्यादा ही है, तो 100 कॉमन आ ही जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से नहीं आएगा, दैट इज 52C51 इंटू 10 प्लस 52C 52। इस पूरे नंबर को अब मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 100 एनी इंटीजर, 100 इंटू एनी इंटीजर, 52C 51 कितना होता है बेटा? NC n माइनस 1 इज n, तो ये 52 लिखा हुआ है। कितने लोग एग्री करते हैं? ये 520 लिखा हुआ है, और सर ये 1 लिखा हुआ है। मतलब सर ये पूरा 100 इंटू एनी इंटीजर माइनस ये कितना लिखा हुआ है? 590। यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए। 100 इंटू एनी इंटीजर माइनस 519 लिखा हुआ है, ये पूरा यहां तक। 100 क्यों कॉमन लिया? लास्ट की 2 डिजिट पूछ रहा है। सर लास्ट की 3 डिजिट पूछता तो फिर मैं इसके आगे से 1000 कॉमन लेता, फिर मैं इसको इसको और इसको सिंप्लीफाई करता। क्या मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है। कोई भी बहुत बड़ा नंबर इंटीजर सोच सिर्फ, सर बहुत बड़ा इंटीजर जो होगा उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, कितने होंगे हमें नहीं पता, तो ये है वो बहुत बड़ा इंटीजर। ये क्या है? वो बहुत बड़ा इंटीजर, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। अब इस बहुत बड़े इंटीजर को 100 से अगर मल्टीप्लाई करूं, जो तूने नंबर सोचा है अपने दिमाग में, हाँ अब थोड़ा जादूगर टाइप बन जाता हूं, त्रिकाल सम्राट। हाँ अपने मन में एक नंबर सोचिए, सोच लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसकी लास्ट की दोनों डिजिट 100 है। बताओ जादू पसंद आया कि नहीं? सर कैसी बकवास कर रहे हो, ये तो हमें बचपन से पता है कि किसी भी इंटीजर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 100 ही होंगी। आगे क्या लिखा हुआ है ना को पता। बहुत बढ़िया। बचपन में माइनस करना सीखा था क्या, जो मैडम ने आपको सिखाया था? हाँ सर, याद है या भूल तो नहीं गए? याद। कैसा लगा जादू? किसी भी इंटीजर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो उसका जवाब जो आएगा उसके लास्ट में 2 डिजिट्स होंगी 100, मतलब 0 2 डिजिट्स होंगी। वाह सर यार, आपके पास तो ये तो आपने आज बताया, पहले कहां थे जादू की ट्रिक? अबे कॉन्सेप्ट ही अभी आया। अब घटाओ, अबे घटाना आता है ना? हाँ बताओ, जल्दी से बताइएगा। सर 10 कैरी वेरी, हाँ कैरी, इधर से कैरी ले लो, उधर से आम ले लो और फल वाले बन जाओ। 10 में से 9 गया 1, यहां कौन बचा? 9, 9 में से 1 गया 8। इसके आगे सर नहीं पता, कोई बात नहीं, जानने भी जरूरत नहीं है। यही पूछ रहा था सर वो, यही हमारी आंसर है। वो बोल रहा है कि इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करें तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आएंगी? सबसे पहले यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी 1 और टेंस प्लेस वाली डिजिट होगी 8। कितने लोग मैच कर पाए? लास्ट की 2 डिजिट्स ये हैं, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस। समझ गए? क्लियर है एकदम? अब मैंने लास्ट की 2 डिजिट पूछी, 3 डिजिट पूछता तो सर हम 1000 कॉमन लेते और वो होता इतने में कॉमन। यहां पर लिखते 1000 इंटू इंटीजर, 1000 इंटू इंटीजर लिखते तो यहां पर 3 जीरो आती। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई करके यहां पर एक नंबर बनता, जुड़ने वाला भी हो सकता है, घटने वाला भी हो सकता है, जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है। फिर यहां पर लास्ट की 3 डिजिट तैयार हो जाती अगर आप 1000 कॉमन लेते। लास्ट की एक ही डिजिट पूछे तो आप 10 कॉमन लो। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ओपी, एक बार कमेंट में ओपी भेजेंगे अगर आपको यह बात समझ में आई है तो। जल्दी से इसको देख लो।
फटाफट फटाफट फटाफट, फिर अगली बात पे चलते हैं। एक बोला एक और मजा आ रहा है, ले फिर अभी तुम्हारे मजे को रोक देते हैं। अब ये कौन है भाई जो ओपी ट्रिक लिख रहा है? सामने वाली पार्टी से क्या? अबे ट्रिक कुछ नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट है। चलो फटाफट इसका जवाब दीजिए प्लीज। आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, वो ये है कि आप किसी भी चीज की या कितने भी बड़े फंक्शन की कुछ भी उल जलूल लिख के हमें दे दो, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है ना, वो हर एक टर्म की लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है। सारे को सिंप्लीफाई करके जो लास्ट डिजिट आएगी वो हर एक टर्म के लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगी। ठीक है सर, मतलब अगर कोई इंसान मुझे इसकी लास्ट डिजिट जीरो, सोच मेरे हीरो, और इसकी लास्ट डिजिट, सर क्या कॉन्सेप्ट है ये? आपने सीधा ही जीरो कैसे लिख दिया? 97 फैक्टोरियल या 1997, 1997 फैक्टोरियल की लास्ट डिजिट जीरो होगी। सर कैसे? सोच तो सही। अच्छा एक और चीज, सिर्फ लास्ट डिजिट पूछिए यूनिट्स प्लेस वाली, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स नहीं पूछिए। सर कैसे लास्ट की डिजिट जीरो कैसे? 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, इसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे आप इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा। बोलो गुल्लू, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, उले उले उले। फिर और आगे जाओगे 7 फैक्टोरियल लाओगे तो 5040 आएगा। ओ ओ, सुनो ध्यान से, अबे और आगे बढ़ाओगे इसको, कितने भी फैक्टोरियल कर लो लास्ट डिजिट जीरो ही रहेगी। क्यों सर? इसके बीच में जब भी आप कोई भी बहुत बड़ा फैक्टोरियल लिखते हो, इनको छोड़कर, हाँ 4 फैक्टोरियल से ऊपर वालों को छोड़कर, तो उस फैक्टोरियल में से 2 और 5 भी होंगे। 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बनता है 10, और अगर वो 10 बनता है तो वहां पर लास्ट प्लेस में जीरो आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ आगे जो तू सोचना चाहता है सोच लेना। क्लियर, एकदम क्रिस्टल। सर इसकी लास्ट डिजिट हम कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। अब थोड़ी ट्रिक व्रिक मैं भी सिखा देता हूं। हाँ, जिसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। 3 की कोई भी पावर हो 1, लास्ट डिजिट आती है 3, 3 की पावर हो 2, लास्ट डिजिट आती है 9, 3 की पावर हो 3, लास्ट डिजिट आती है 7, 27 पूरा आता है, मैं तो लास्ट डिजिट पूछ रहा हूं। 3 की पावर हो 4, लास्ट डिजिट क्या आती है 1, 3 की पावर हो 5, लास्ट डिजिट आती है 3, 3 की पावर हो 6, लास्ट डिजिट आती है 9, 7, 8। ओह हो सर व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा क्या हो गया बे? हाँ, अब यही सब जादू करके वो तुम्हें दिखाते हैं और तुम कुछ हो जाते हो। अब ये कुछ नहीं है, इससे साइक्लिसिटी है, रिपीट करती है लास्ट डिजिट्स। समझ में आया? मतलब 3 की किसी भी पावर के लास्ट डिजिट में 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं, 7 तो आ रहा है, 6 नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो? सिर्फ यही 3 लोग आते हैं, 3, 9, 7, 1। और इसी के ही बेसिस पे रिमाइंडर वाले सवाल भी सॉल्व किए जाते हैं, बट हमें वहां जाना नहीं है। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है? साइक्लिसिटी क्या होता है? जब आप साइकिल को सिटी में चलाते हो तो उस वक्त आप साइक्लिसिटी में होते हो। अबे रिपीटिशन 1 2 3 4, उसके बाद में पावर्स रिपीट हुई 5 6 7 8, है ना? सर आयोटा याद आ गया, वाह बेटा, तेरी फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी है और तू कभी उसकी शक्ल नहीं भूल पाएगा। बोले सर ऐसा आपने आयोटा की पावर में करवाया था, बहुत बढ़िया। अब एक बार बता, ये जो 3 की पावर है 1997, ये जब मैं ऐसे लिखते जाऊंगा तो कौन सी रो में आएगा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। सर अब अगर पावर्स देखते हो तो 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, मतलब सब लोग 4 4 के डिफरेंस पे लिखे हुए हैं। तो ये 4 का कौन सा मल्टीपल है?
इसको 1996 प्लस 1 लिख सकते हो। क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज 4n+1 फॉर्मेट का है? अरे बोल, ये 4n+1 फॉर्मेट का है, मतलब जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मतलब सर ये कौन सी लाइन में बैठा होगा? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर किन लोगों पे 1 आ रहा है? सर 9 5 1 पर। ये ठीक है। तो 3 की पावर 1997 वहां बैठा होगा, उसकी लास्ट डिजिट होगी 3। सर दोनों को जोड़ रहे हो, आपने अभी बताया कि इसकी लास्ट डिजिट 3, इसकी लास्ट डिजिट 3, सॉरी इसकी 0 इसकी 3, तो फाइनल आंसर इज लास्ट डिजिट पूरे एक्सप्रेशन की 3, बिकॉज पूरे एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट हर एक टर्म की लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है। हाँ, इसको और भयंकर बनाया जा सकता था। बोले लास्ट डिजिट बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सर अभी भी जवाब 3 है। हमारे साथ पंगे। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? अबे इसकी लास्ट डिजिट 0, इसकी कुछ भी हो लास्ट डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद में लास्ट डिजिट सोच 0, इसकी लास्ट डिजिट 3, काम खत्म। अबे संभाल लोगे क्या यार ऐसे? लास्ट डिजिट बताओ, लास्ट डिजिट बताइए प्लीज। ये कौन है बे? एक लिख रहा है सर प्लीज टेल बाय कॉन्सेप्ट। तो बेटा इसका प्लीज टेल बाय कॉन्सेप्ट पिछली स्लाइड पे हो चुका है, ठीक है। यहां पर बना 10 और फिर एक्सपेंड कर दे। अबे जल्दी। वाई ओनली फॉरन लिख रहा है एक भाई साहब, क्योंकि बेटा 4 के बाद में हमने जब इनको देखा पावर्स को, तो ये 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, समझ में आया? अगर ये पावर्स 3 के बाद में रिपीट होती तो मैं 3n वाला ढूंढता, 2 के बाद में रिपीट होती तो मैं 2n वाला ढूंढता, 5 के बाद में रिपीट होती तो मैं 5n वाला ढूंढता, इस वजह से 4n। समझ गए? आया ना? अबे यार, अब वापस साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी खेलते हैं, चलिए। 7 की पावर्स लिखना चाहेंगे क्या आप? हाँ सर चाहेंगे जरूर। 7 की पावर 1 लास्ट डिजिट 7, 7 की पावर 2 लास्ट डिजिट 9, 7 की पावर 3 लास्ट डिजिट 3, बिकॉज 49 इंटू 7, 9 इंटू 7 63 होता है, लास्ट डिजिट 3। 7 की पावर 4 लास्ट डिजिट, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 21 आएगा, लास्ट डिजिट 1। फिर सर ये फिर चलता जाएगा, 4 के बाद में वापस 5 जब पावर आएगी फिर से 7 6 5 6 7 8 9। क्या आपको साइक्लिसिटी लिखनी आ गई? पैटर्न को फॉलो करें, आप लिख सकते हैं, आप सिर्फ डर रहे हैं। काम खत्म। अब यहां बता दे सर ये 4 से डिविजिबल है कि किस टाइप का है? बिकॉज अब 7 की पावर फिर से 4 के बाद में रिपीट हो रही है, तो मैं फिर से 4 का मल्टीपल चेक करूंगा। ये जो यहां भाई साहब लिखे हुए हैं ना, ये 840 + 2 है, ये 4 से डिविजिबल, मतलब ये 4n+2 फॉर्मेट का है। और 4n+2 फॉर्मेट का अगर कोई हो तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है? जब पावर 7 की 4n+2 फॉर्मेट की हो तो लास्ट डिजिट होती है सर 9। ये कौन है भाई जो इसको 1 बोल दे रहा है? महाराज ऐसे ना करें। जीडीबीडी कहां पर, कहां पर? वेयर इज जीडीबीडी? जल्दी बताओ कहां गड़बड़ की है मैंने? 842 तो सही लिखा है, 40 से भाग देने पर 4n+2 ही बन रहा है यार। 4n+1 4n+2 ये भी ठीक है, लास्ट डिजिट 9 तो है। कहां पर, कहां पर? फाइनल आंसर 1 बोल रहे हो क्या? कहां पर है वे? 5 6, अच्छा ओहो, अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। सर प्रिंटिंग भी तो आपने की है।
अब ठीक है क्या? फिर ये तो ठीक है, 9 डरा दिया ऐसे ही, क्या करूं, मास्टर भोला है ना बेचारा, डर जाता है फटाफट। यहां बताओ, ओ भाई बहुत मजे ले लिए तुमने, अब यहां आ जाओ। सर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, लास्ट डिजिट बोल 6, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256, लास्ट डिजिट ऐसे। सर मतलब 3 7 और 2 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 4 की है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 4 की होगी। जैसे 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 6 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है। 6 की कोई भी पावर आप लेते जाओ, हमेशा यूनिट्स प्लेस पर डिजिट जो है वो 6 ही रहती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना। तो ये बता दो 53 किस टाइप का है? सर 52 प्लस 1, ये 4n प्लस 1 टाइप का है। तो जब 4n प्लस 1 टाइप की पावर आती है तो सर इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी 2, दोनों का एडिशन, फाइनल लास्ट डिजिट इज 1। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल आता तो आप संभाल लेंगे। साइक्लिसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लिख के देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख के देखी है। आई होप एंड बिलीव समझ में आया। नाउ यहां तक जो इसके ऊपर वाले पार्ट थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सवाल नहीं आते हैं जी। 2020 और 2021 में सवाल आया है जहां पर रिमाइंडर वाला सवाल पूछा गया है, लास्ट डिजिट के सवाल भी आ चुके हैं। बट ये वाला जो चीज है, दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट और इस पे भी सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट बोल दीजिए या फिर आप इसको ओपी कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, क्योंकि सर ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, जबकि मुश्किल कुछ है नहीं। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को पहले समझाऊंगा सवाल क्या है, फिर मैं आपको एक प्रोसेस लिख के दिखाऊंगा, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? हाँ। और जिनको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो रट लीजिएगा, 3 स्टेप का काम है, रट लीजिएगा। बिकॉज इस पे अगर सवाल आता है तो बच्चे उस सवाल का जवाब देने से घबराते हैं। क्या करते हैं? घबराते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, जरा देखना सवाल क्या है। उसने बोला कि अगर √2 + 1 की पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं तो ये कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर 6 कोई ना कोई एक नंबर होगा। और सिंस सर ये इर्रेशनल नंबर है, दिख रहा है सबको, इर्रेशनल नंबर है, इसकी पावर 6 भी इर्रेशनल नंबर होगा। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो वो नंबर ऐसा कुछ लिखा होगा। और जैसा कि आपने हमें बचपन में बताया था सर, ये वाला जो है डेसिमल से पहले वाला दिस इज इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। याद है बात? हाँ सर, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है तो आप ये बात बोल सकते हो। मतलब वो बोल रहा है कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने पर इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। मान लो, मुझे नहीं पता क्या जवाब आता है, मान लो इसका जवाब है 47.83127 ऐसे करके पूरा। इर्रेशनल है तो नेवर एंडिंग होंगे। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया सर? ये पूरा। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 47। तो वो बोल रहा है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक आएगा इंटीग्रल पार्ट, एक आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर। अब वो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट आप दोनों ही निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करना होता है ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर आप एक काम करो, √2 + 1 की पावर 6 है। उसने बोला आई, वेयर आई इज द इंटीग्रल पार्ट, इस पूरे की जगह वो ये वाली बात भी लिख सकता था, वेयर आई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ √2 + 1 की पावर 6। और सर ये जो बॉक्स फंक्शन है जिसको आप बोलते हो GIF, अबे ये व्हाट्सएप वाले GIF नहीं है बे, हाँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। और सर f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, इस बात को बोलने की जगह वो ऐसा भी लिख सकता था, √2 + 1 की पावर 6 पे करली ब्रैकेट लगा देना। तो ये करली ब्रैकेट FPF को डिनोट करते हैं। ठीक है? तो उसने बोला कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो दो पार्ट आते हैं, एक इंटीग्रल और एक फ्रैक्शनल। आप I और F दोनों की वैल्यू बताओ। इनफैक्ट I की वैल्यू पूछी है, F की एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछकर उसने F का एक फंक्शन पूछा है, f² + 196f। क्या आप इसको अब सीखने के लिए तैयार हैं? जैसा मैं बोलूंगा अगर आप ऐसा ध्यान रखोगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली बेटा जी। 3 स्टेप का काम है, काम खत्म। सबसे पहले आप क्या करें,
सबसे पहले आप क्या करें, एक चीज वो आपको देगा, सेम एक नेगेटिव साइन बीच में लगाकर आप खुद इमेजिन कर लो। बस आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव साइन बीच में लगाकर खुद इमेजिन कर लो। एक उसने दिया, एक हमने नेगेटिव वाला खुद लिख लिया। दोनों का एक्सपेंशन लिख दीजिए फटाफट। सर इसका एक्सपेंशन होगा 6c0√2 प्लस 6c1√2 सर ऐसे करते करते लास्ट इज 6c6√2 सॉरी √2 ये इसका एक्सपेंशन हो गया। एक उसने दिया, एक हमने माना। कैसे मानना है, बीच में माइनस साइन लगा के। इसका एक्सपेंशन बताओ सर, 6c0√2 माइनस 6c1√2 चलता जाएगा ऐसे, लास्ट में वापस पॉजिटिव का आएगा 6c6√2 या √2 फिर से 0। अब इसके बाद में मैं आपसे एक चीज करने के लिए बोल रहा हूं, और जो कि आप हमेशा सोच के करेंगे। क्या सोचना है वो बता रहा हूं। इन दोनों एक्सपेंशंस को क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं, वो क्या सोचना है वो बता रहा हूं। जोड़ूं या फिर घटाऊं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको √2 वाली टर्म गायब करनी है। आपको क्या करना है, रूट वाली टर्म गायब करनी है। तो बताओ क्या करना है, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट कर दूं। सर एक बार बताओ, यहां पर अगर √2 है तो यहां पर बेसिकली रूट है ही नहीं, क्योंकि उसने पावर 6 लगा दी ना, इवन पावर, तो रूट नहीं बचा। इस टर्म में रूट है, इस टर्म में भी रूट है, तो हम यहां पर आकर जोड़ने और घटाने का डिसीजन इस बेसिस पर लेते हैं कि रूट वाली टर्म्स गायब हो जाए। सर जोड़ दो। सबने एक सांस में बोला सर दोनों को क्या करो, जोड़ दो। बताना जरा इस तरफ क्या आएगा लेफ्ट साइड में, √2 + 1 प्लस √2 - 1 अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसा ही आपने ऐड किया, सिर्फ यहां पर कौन से बचेंगे, जिनका लोअर सफिक्स इवन है। बहुत बढ़िया, तो 2 टाइम्स पहली टर्म बचेगी 6c0√2 6c1 वाली गई, 6c2 वाली टर्म अब आएगी, और √2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 गया 4। अगली टर्म बचेगी सर 64√2 दोनों का डिफरेंस, और लास्ट टर्म बचेगी सर 66। कोई बात यहां तक परेशान कर रही है, एक दे रखा होगा, एक मान लेंगे। जोड़ने घटाने का डिसीजन इस प्रकार लिया जाता है, हमेशा के लिए अगर जोड़ना ही होता तो मैं बोल देता हमेशा ऐड करना है, पर आपने बोला सोचकर डिसीजन लेना है। क्या सोचकर, कि हमें रूट वाली टर्म्स हटानी है। यहां पर आपको दिखने में रूट लग रहा होगा बेटा, पर यहां रूट है नहीं। मुझे फटाफट बताओ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। इसमें मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं बेटा। ये लिखा हुआ है 6c01 √2 मतलब 2 मतलब 8, 62 होता है 15, आई होप, है ना, या 10, 6 कर लेते हैं सॉल्व, 15। ये लिखा हुआ है 15, और √2 मतलब 2 दैट इज 4, 2 ये भी 15 ही होता है सर। 64 और 62 बराबर होते हैं, और ये लिखा हुआ है सर 2, और ये होता है 1। तो भाई साहब ये लिखा हुआ है 30, ये लिखा हुआ है 60, 60 + 30 90, 98, 99, 99 इंटू 2 18, 19, 198। ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पे आ रहा है 198। ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पर आ रहा है 198। मुझे थम्स अप चाहिए सर, थम्स अप चाहिए तो भैया पैसा खर्च करो, मार्केट में जाओ खरीदो। किसने मना किया है, थम्स अप चाहिए बोले, ठीक है भाई। ओ बेटा जी, इसकी जगह उसने I+F बोला है, कोई परेशानी नहीं है सर, बोलने दो, उसके बोलने से क्या होता है, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक। हाँ है ना, कोई बात है, किसी को दिक्कत कर रही है क्या? नो सर। तो I+F इसकी जगह रख दिया, और ये तो हम खुद घर से लेके आए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इंटीग्रल पार्ट जानना चाह रहे हैं भाई। अब यहां पर मैं आपको एक जादुई रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अगला जो पार्ट बोलूंगा ध्यान सुनना। I+F की वैल्यू कितनी आई सर? 198 माइनस √2 - 1 एक्सप्लेनेशन ध्यान सुनिएगा प्लीज। ऐसा ही एक्सप्लेनेशन आपको सब जगह कॉपी करना है।
कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि √2 - 1 जो होता है ना, हाँ इसकी वैल्यू नहीं पता बट इसका हमें ये आइडिया है ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। मतलब √2 - 1 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना, आपके पास √2 की वैल्यू सबको पता है। सर ये लगभग कितना लिखा हुआ है, 0.414, है ना। अब अगर इसकी पावर 6 भी आप लगा देते हो, 1 से छोटे किसी भी नंबर की पावर अगर आप बढ़ाते हो तो वो और छोटा होता जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसमें से घटाकर ये जो लिखा हुआ है दिस इज 0 पॉइंट समथिंग। ये जो लिखा हुआ है मुझे वैल्यू नहीं पता बट आई एम 100% श्योर कि ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट समथिंग। पूरा बड़ा और खुला दिमाग रखते हुए ये बताइएगा 198 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाऊं तो क्या आप लोगों को यह समझ में आता है? ये पूरा 197 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद में क्या है हमारा वो मैटर ही नहीं है ना। इज दिस क्लियर? यस सर। एक बात बता, i प्लस एफ ही तो है। अब ऐसे किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, ऐसे किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, क्या आंसर आएगा? क्योंकि इसका ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट है। आई होप एंड बिलीव यू गॉट द आंसर। सर आंसर इज 197। आंसर क्या आएगा? 197। कितने लोग एग्री करते हैं? थम्स अप भेजिएगा प्लीज। इंटीग्रल पार्ट, हमने उस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट निकाल लिया। वापस से एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या किया, एक दे रखा होगा, एक मानना है, माइनस साइन करके जोड़ना घटाने का डिसीजन हम सभी जानते हैं कैसे लेना है। उसके बाद में जब रूट वाली टर्म्स हटी गई तो इनको आप गायब कर दीजिए, मतलब सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये वाला जो आपने माना था इसको इधर लेके आओ, इसकी वैल्यू को एनालाइज करो। अब अपने दिमाग में मनगढ़ंत सवाल मत बनाइएगा प्लीज। कौन से मनगढ़ंत? सर अगर ये 1 से बड़ा होता तो नहीं होगा। सवाल ही वहां पूछा जाएगा जहां पर यह कॉन्सेप्ट लग सके। तो आप ये मत सोचो कि क्या होता कि क्या नहीं होता। ये समझ में आया? हाँ जी। सो व्हाट अबाउट दिस f² + 196 f की वैल्यू कैसे निकालें? अब जो चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उमेश भाई साहब एक करके हैं जो कि बार बार बोल रहे हैं लैग 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 लैग। क्या हो गया? कहां आ रहा है लैग? बाकी सब लोग तो अच्छे से जवाब दे रहे हैं यार, तेरे क्या लैग का हो गया? अब जो एक्सप्लेनेशन है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, यहां से उठा के लाते हैं। i प्लस एफ प्लस √2 - 1 की पावर 6 बराबर आया था कितना? अरे बराबर कितना आया था? 198 के। क्या आपको ये बात दिखाई दे रही है? हाँ जी। अब यहां पे सुनना जरा। सर उसने हमें सवाल में देकर भेजा √2 + 1 की पावर 6 को, और जिसको वो बोल रहा था i प्लस एफ। कोई परेशानी है? नो सर। हमने अपनी मर्जी से एक को माना √2 - 1 की पावर 6, i प्लस एफ, इसको जी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दो। ये उसने देके भेजा और ये हमने माना, ठीक है। अब आप एक काम करो, इन दोनों को एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, एक बार ऐड करो। तो सर हमारे पास √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 आया, i प्लस एफ प्लस जी। अभी अभी आपने बताया, सुनते जाना आराम आराम से, ये कितना आ रहा है? 198 सॉल्व करने पर। इंटीग्रल पार्ट कितना आया था? 197। और सर एफ प्लस जी बच गया, है ना। सर एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी आ रही है? सर एफ प्लस जी की वैल्यू आ रही है 1। देख ले आराम से, देख ले। अबे और कुछ नहीं किया भाई मैंने, यहां पर सिर्फ इसको जी बोल रहा हूं, तो एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी आएगी? आपने आई की वैल्यू निकाली 197, तो एफ प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आपको ये बात समझ में आती है? एफ प्लस जी इज 1, सिंपल सी कैलकुलेशन, है ना। बस एक नया स्टेप यहां जो निकल के आ रहा है वो ये है कि एक बार जोड़ते या घटाते हैं, उनमें से एक काम करते हैं, वो डिपेंड करता है रूट की टर्म्स कैसे गायब होंगी। एक बार हम मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। सुनते जाना आराम आराम। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा √2 + 1 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 की पावर 6। सर यहां लिखा हुआ है i प्लस एफ इंटू जी, यही है ना, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन।
आप देख पा रहे हैं जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर सेम है तो ये आ जाएगा 2 - 1 सर, इस तरफ लिखा हुआ 1, आई की जगह आप लिख सकते हो 197 प्लस एफ, है ना। हमें पूरा एक्सप्रेशन एफ के टर्म्स में चाहिए क्योंकि एफ के ही एक्सप्रेशन चाहिए, है ना। और अब इधर आ जाइए, जी की जगह आप क्या लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, सर 1 - एफ। कोई बात परेशान कर रही है क्या? मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप की बात की, वो क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट तो करते ही करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। आ जाइए फटाफट। सर ये लिखा हुआ है 1, 197 को दोनों से मल्टीप्लाई कर तो 197 - 197 एफ। अब इस एफ को दोनों से मल्टीप्लाई कर सर, एफ माइनस एफ स्क्वायर। सर ये लिखा हुआ है 197 - 196 एफ प्लस एफ, सॉरी माइनस एफ स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों टर्म्स इधर, तो एफ स्क्वायर प्लस 196 एफ, और जब ये इधर आएगा तो यहां कितना हो जाएगा, सर एफ स्क्वायर प्लस 196 एफ की वैल्यू आ रही है 196। कोई परेशानी है किसी को? कोई परेशानी है? नो सर। और आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, एफ कॉमन लेके एफ प्लस 196 लिखा हुआ है, वहां से भी बात आ सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है ना, ये बात समझ में आई। इसका भी जवाब आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकाला बट जवाब आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट पे डिपेंडेंट फंक्शन का, इंटीग्रल पार्ट भी आ गया। चलिए जी, एक और सवाल आपके सामने ताकि आप कुछ सीख पाए, जल्दी से देखिएगा प्लीज, जल्दी 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 सोचो, एक बार सोचो, और कुछ नहीं सोच पा रहे, जो आपको स्टेप्स बताए हैं वही 3-4 स्टेप्स करके दिखा दीजिए प्लीज। एक पूछ रहा सर 1 - एफ कैसे हो गया? महाराज जी की वैल्यू एफ प्लस जी की वैल्यू है 1, तो जी की जगह 1 - एफ लिख सकता हूं कि नहीं? अब जी की वैल्यू, सर एफ प्लस जी की वैल्यू 1 क्यों है, यहां देख। अब यहां आ जाइए सर, वापस यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। एफ जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, आपको दिख रहा होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर किसी नंबर में से अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाते हो तो ये जो एफ है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर, आर का फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या आपको बात समझ में आती है? वो बोल रहा है आर इंटू एफ, ये होगा, आपको शो करना है। तो मेरे ख्याल से कहानी एकदम क्लियर है, सामने देखिएगा, और बहुत सारे लोग तो सॉल्व करने भी लग चुके हैं। 5√5 प्लस 11 की पावर अगर हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई ऑड पावर है, एक्सपेंड करना स्टार्ट कीजिए। क्या करें? एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। अभी ये कौन है? आदित्य राज बोल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 कैसे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1, 2 - 1 क्या होता है? 1, 1 की पावर 6 क्या होती है? 1। थोड़ा पेन चलाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बार थम्स अप भेज के, पता नहीं कौन लोग हैं, और जब पढ़ा रहा था तब कुछ नहीं पूछा, अब 1 कैसे आ गया? √2 - 1 का लॉजिक बताओ। √2 - 1 का लॉजिक ये है बेटा कि उसका इरेशनैलिटी पार्ट सेम होगा, तभी जोड़ने पर वो गायब होगा √2, वरना गायब भी नहीं होगा। एक बार थम्स अप भेजे, बहुत सारे, थोड़े से काम नहीं चलेगा। सर एक्सपेंशन स्टार्ट किया, 2n + 1c 0, 5√5 की पावर 2n, समझ पा रहे हो? 2n + 1, सॉरी, अगली टर्म और लिख देता हूं, 2n + 1c 1, 5√5 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2n, चलने दो, ठीक है। हाँ सर, फिर क्या करते हैं? एक एक्सपेंशन वो देगा, एक आपको खुद को इमेजिन करना है। और आपने बोला था बीच में नेगेटिव साइन लगाकर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, फटाफट एक बार लिख। हाँ, सारी टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, वो आपकी इच्छा है,
ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मैं इसको ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, वो बताइए प्लीज। सर हर बार तो ऐड ही करते हैं, घुमा के मारूं, ध्यान रखना कान के नीचे लपड़ बहुत तेज, हर बार ऐड करते हैं क्या? तो मैं बोल ही देता ऐड करते होते तो। नहीं सर, हर बार ऐड तो नहीं करते। मैंने पूछा क्या गड़बड़ है? आप सर डिसीजन इस बेसिस पे लेते हो कि रूट की टर्म्स कैसे गायब होंगी। एक बार बताओ, आपकी बार रूट बच किस में रहा है? इसमें रूट नहीं है भाई साहब, क्योंकि रूट 5 की पावर इवन नंबर। तो अगर आपको रूट कहीं दिख रहा है तो इस टर्म में रूट है, इस टर्म में रूट है, इसमें और इसमें रूट नहीं है। अगली टर्म जो आएंगी, जो दोनों पॉजिटिव होंगी, उनमें रूट होगा, बिकॉज पावर गिवन इज ऑड। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अच्छा, एक बोल रहा है 11 भी तो है, बहुत बढ़िया, ये तो तुमने बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। अच्छा, 11 की पावर 1 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। -11 की पावर 1, माइनस साइन बाहर, यहां आएगा 11। ठीक है जी, चलिए अब ठीक है, बहुत बढ़िया ना। अब मुझे बताओ क्या करने का है सर? सब्ट्रैक्ट। किस बेसिस पर सोचा? रूट हटना चाहिए। 5 रूट 5 प्लस 11 की पावर एनी ऑड नंबर दैट इज 2n प्लस 1 माइनस 5 रूट 5 माइनस 11 की पावर एनी या फिर सेम ऑड नंबर। और जब आप इस तरफ घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये और ये गया जिसमें रूट था। 2 टाइम्स कौन बचा? 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5 की पावर 2n और 11 की पावर 1। अगली टर्म जो बचेगी 1 वाली बची है, तो सर पक्का अगली टर्म 3 वाली बचेगी। तो 5 रूट 5 की पावर 2n प्लस 1 में से 3 गया, 2n माइनस 2, और 11 की पावर सर कितनी? 3। कितने लोगों को यह बात साफ साफ समझ में आती है कि दिस इज एन इंटीजर, और इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये पूरा एक इंटीजर लिखा हुआ है। यस और नो? ये समझ में आया? ये पूरा इंटीजर कैसे है सर? सर इसमें रूट नहीं बचा, बिकॉज पावर ध्यान से देखिए इवन नंबर है, यहां पर भी रूट नहीं बचेगा, पावर इवन नंबर है। सारे के सारे सर इंटीग्रल नंबर्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करोगे तो एक इंटीजर आएगा, है ना? अब यहां आ जाइए सर, ये रहा हमारे वाला 5 रूट 5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, 5 रूट 5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो r है इसी के ही दो पार्ट, इसी को ही वो r बोल रहा है, इसके ही दो पार्ट है क्या? हाँ सर, एक है i और एक है f। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? एक इसका इंटीग्रल पार्ट, एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सर जिसको आप खुद मानते हो उसको आप g मान लेते हो, ठीक है जी, और ये था i प्लस है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो ये माइनस के बाद में लिखा हुआ है g। अब यहां से सुनो सर, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा इंटीजर, ये पूरा का पूरा इंटीजर लिखा हुआ है, 2 इंटू इंटीजर। जहां पे मैं INT लिख रहा हूं तो मुझे वैल्यू नहीं आती, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, आप जिसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब जब f प्लस जी बने, यहां पर f प्लस जी बने तो उसकी वैल्यू होती है 1, और जब जब f माइनस जी बने उसकी वैल्यू होती है 0। पहले इसको याद कर लीजिए, अभी इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं कि जब जब दोनों को ऐड करोगे तो f प्लस जी की वैल्यू होगी 1। हाँ, और जब जब आप दोनों को घटाओगे, जैसे यहां पर f माइनस जी वाला बन रहा है, तो वैल्यू होगी 0, मतलब f और g बराबर होंगे। अब सर कैसे? अब आ जाओ इधर। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का हो, क्या आपको यह पता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है? अगर आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो हाँ सर, वहां बताया गया था किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, वो 0 और 1 के बीच में होता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में आपने जी किसको बोला है? सर हमने जी बोला है, जो हम खुद मान के लाए हैं वो ये वाली चीज, ध्यान सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 रूट 5 माइनस 11 की पावर एनी ऑड नंबर। कितने लोगों को ये साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, है ना? 5 रूट 5 1 से छोटा होता है बेटा, 5 रूट 5 जो है वो 1 से छोटा होता है, मतलब सॉरी 5 रूट 5 माइनस 11 1 से छोटा होता है।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अरे बोलो, ये बात समझ में आती है क्या? ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस बात को देखकर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो g है वो भी 0 और 1 के बीच में होगा? जो आप g इमेजिन करके लाते हो हर बार, वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। ये समझ में आया सबको? अब कोई वैल्यू नहीं इमेजिन कर पा रहा है, कैलकुलेटर ले ले फिर, और क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर ले ले, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है सर। अब एक बार बताना, अगर सर जी इसके नीचे एग्जैक्टली लिख दो ऐसे, एक केस तो ये जहां पर एफ प्लस जी बनता है, और दूसरा केस ये वाला, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में, और जी जो है वो 0 और 1 के बीच में है। माइनस जी कहां से कहां तक होगा सर? 0 और -1 के बीच में। इसको भी ऐड कर तो यहां से क्या आ जाएगा? एफ माइनस जी 1 और -1 के बीच में, 0 प्लस -1 -1, 1 प्लस 0 1। क्या आपको ये बात समझ में आई इतनी? हाँ। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग बहुत आसान है। सर ये लिखा हुआ है 1 + 1 2, और ये लिखा हुआ है 0। देख लो आराम से, जी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसकी कोई भी पावर रखोगे तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर आपको f प्लस जी बनाना तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो, तो f प्लस जी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? 0 और 2 के बीच में होगी। और अगर आपको माइनस जी बनाना है तो यहां से यहां जाते वक्त पहले आप एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, -1 यहां 0 यहां। अब दोनों को जोड़ोगे तो f माइनस जी बनेगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखोगे f माइनस जी की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए क्या? f माइनस जी की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए क्या? हां सर, कैसे? ये इंटीजर इस पूरे की कंबाइंड वैल्यू मान ले x है, मान ले x है, तो ये भी इंटीजर, ये भी x और बराबर इंटीजर। तो कभी ऐसा लिखा हो एक इंटीजर प्लस x बराबर दूसरा इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, तो ये बोल रहा हूं कि अगर ये बात सही लिखी हुई है तो x को भी इंटीजर होना पड़ेगा। x हाफ, √3, 7/8 ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब सर f माइनस जी को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसके इधर इंटीजर है और उधर भी इंटीजर है, I1 मान लो। तो अब एक बार इस बात को देख और एक बार इस बात को देख कि भैया f माइनस जी एक इंटीजर है, ये क्या होगा? एक इंटीजर, और -1 और 1 के बीच में है, तो सर -1 और 1 के बीच में तो एक ही इंटीजर होता है, दैट इज 0। तो f माइनस जी की वैल्यू कितनी आई? 0। f माइनस जी की वैल्यू कितनी आई? 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करने वाला एक ही इंटीजर होता है। वैसे ही सर सेम लॉजिक से f प्लस जी भी हमेशा इंटीजर ही होगा, और f प्लस जी की वैल्यू क्या आएगी? 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? दैट इज 1। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दिए गए फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट और जो आप मान के लाते हो उनका अगर एडिशन आए तो वैल्यू 1 होती है, उनका अगर सब्ट्रैक्शन आए तो वैल्यू 0 होती है। समझ गए? हाँ ना? समझे कि नहीं समझे? बस ये मैंने आपको यहां पर पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, बहुत बढ़िया। अब वापस यहां जाइए। क्या बोला उसने? R इंटू एफ बोला है सर। अच्छा, R इंटू एफ तब बनेगा जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करोगे। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई भी करना होता है। ये देख ले बेटा, ये क्या लिखा हुआ है सर? R है I प्लस एफ, मतलब R 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, और जो इसका G है 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1। दोनों को अब आप करें मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई हमेशा करते ही हैं, तो यहां पर आ जाएगा R इंटू जी, है ना? यहां कितना आ जाएगा? R इंटू जी। और इस तरफ जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की पावर सेम है, तो पावर आएगी 2n प्लस 1, 5√5 का स्क्वायर 125 माइनस 11 का स्क्वायर 121, ये आ जाएगा सर 4। आप जी की जगह ही एफ रख सकते हैं, जी की जगह ही एफ रख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि एफ और जी बराबर है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर एफ माइनस जी बन रहा है।
क्यों सर? क्योंकि f माइनस जी इंटीजर होगा। क्यों सर? क्योंकि f माइनस जी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। यस और नो? यस और नो? थम्स अप भेजें। हाँ, हमारा फिजिक्स वाला हमने फोड़ दिया, हम फोड़ेंगे। वो सब लोग लिख सकते हैं जिनको ये बात समझ में आई, जिनको नहीं समझ में आई वो इधर तो देख रहे होंगे। ठीक है, फाइनली यू कैन से हेंस प्रूव्ड। अब आपको जो भी समझ में आया इस पे लगा के लाइएगा घर से, और अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा बाइनोमियल थ्योरम का। बस उसमें हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। किस टाइप की? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की। एनी इंडेक्स मतलब जब पावर जो है वो नेचुरल नंबर को छोड़कर नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, वो जो स्टोरी है मैं आपको सुनाऊंगा, परंतु मुझे ये कमरा खाली करना है आपकी अगली क्लास की तैयारी के लिए। हाँ, बैलून्स वगैरह लगाए जाएंगे, यहां पे डेकोरेशन होगी, बिकॉज अगली क्लास में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। इस वजह से मुझे ये क्लास थोड़ी जल्दी खाली करनी पड़ेगी, ये कमरा, समझ गए? हाँ है ना? तो फटाफट एक बार देख लीजिए। टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट एनसीईआरटी, और ये जो सवाल आपके सामने लिखे गए हैं ये रिमाइंडर वाले हैं, लास्ट डिजिट वाले हैं, और ये इंटीग्रल और ये फ्रैक्शनल पार्ट वाले हैं, और इसके बाद में आप बाइनोमियल थ्योरम पूरा कर सकते हैं अगली क्लास के बाद। तो अपना काम एकदम चौकस रखिएगा, खतरनाक तरीके से कंप्लीट। तो स्टोरी सुनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। शायरी मैंने आपको सुनाई दी थी आज क्लास के बीच में, है ना? यस यस, सही पकड़ गए यार, तुम लोग वास्तव में इंटेलिजेंट हो। स्टोरी सुनाऊंगा, आप समझ नहीं रहे हो, स्टोरी मैं सुनाने वाला था आज, बट भाई ये कमरा मुझे खाली करके देना है, वो यहीं खड़े हैं लोग। हाँ, कुछ सेलिब्रेशन टाइप की चीज होगी अगली क्लास में, बैलून्स वगैरह लगाए जाएंगे, डेकोरेटिव होगा माहौल, इस वजह से खाली करना है, समझ गए? बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सवाल करके आना जरूर, मजेदार है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल।